कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जो सैंपल लेकर अर्थ पर वापस लौट रहा होता है, लेकिन तभी उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है जिससे वो स्पेसक्राफ्ट धरती पर क्रैश हो जाता है। लाइफ फाउंडेशन कंपनी की टीम वहां पहुंच जाती है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट इसी कंपनी का होता है। वो उस जगह को अच्छे से चेक करने लगती है। लाइफ फाउंडेशन का सीईओ कार्लटन ड्रेक भी ये सब लाइव देख रहा होता है। वो अपने स्टाफ से पूछता है कि क्या हमारे सारे सिम्बियोट सही सलामत है, तो उन्हें बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 ही सिम्बियोट सैंपल है। एक सिम्बियोट ऑर्गेनिज्म कंटेनमेंट से गायब हो गया है। दरअसल सिम्बियोट एक अजीब तरह के क्रिएचर होते हैं जिसे ड्रेक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए स्पेस से ला रहा होता है। ड्रेक की टीम स्पेसक्राफ्ट से बचे हुए 3 सिम्बियोट को सही सलामत बाहर निकाल लेती है। तभी वहाँ एक नर्स नोटिस करती है कि एक एस्ट्रोनॉट अभी भी जिंदा है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा जाता है। वो एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वो एस्ट्रोनॉट अचानक से उड़ जाता है। वो नर्स और ड्राइवर पर हमला करके उन्हें मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सिम्बियोट गायब हुआ था वो उसी एस्ट्रोनॉट के अंदर था। उस सिम्बियोट का नाम राइट होता है और वो उन सभी सिम्बियोट में सबसे खतरनाक सिम्बियोट होता है। वो सिम्बियोट नर्स की बॉडी में चला जाता है और वहाँ से निकलकर सिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसके हाथ में लाइफ फाउंडेशन का एक बेज होता है। इसका मतलब ये था कि वो लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि बाकी सिम्बियोट उसी कंपनी में थे। वहीं फिर हमें सैन फ्रांसिस्को में एडी और एन को दिखाया जाता है, जिन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली होती है। एन एक लॉयर होती है, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो एडी को उठाकर उसे बताती है कि वो लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ने जा रही है और वो एडी को उसकी मीटिंग में जाने का याद दिलाती है। फिर एडी भी तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है क्योंकि एडी एक रिपोर्टर होता है और उसका द एडी ब्रॉक शो बहुत फेमस होता है, जो सारी न्यूज को कवर करके अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां वो अपने बॉस से मिलता है जिसका नाम जेक होता है। जेक उसे कहता है कि तुम्हें कल कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेना है और वो तुमसे रॉकेट के बारे में बात करना चाहता है। वो कहता है कि उसके रॉकेट सेफ है और वो क्रैश सिर्फ एक हादसा था। तो एडी उसे कहता है कि कार्लटन ड्रेक कमीना है। तो जेक उसे कहता है कि वो हमारे नेटवर्क को चुटकियों में खरीद सकता है और वो हमें बर्बाद भी कर सकता है, इसीलिए तुम्हें कल सिर्फ उससे उसके रॉकेट के बारे में पूछना होगा और उसे थैंक्स कहकर वहाँ से वापस आ जाना होगा। तो एडी जेक को कहता है कि मैं ऐसे लोगों की पोल खोलता हूँ, इसीलिए मैं उसकी तरफदारी नहीं कर सकता। तो जेक उसे समझाता है कि नेटवर्क से बड़ा कुछ नहीं होता, इसीलिए तुम मुझ पर एहसान करना कि तुम वहाँ पर कोई भी गलती मत करना। एडी भी मान जाता है। फिर रात को जब एडी सो रहा होता है तो उसे रात को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ वो एन के लैपटॉप में अपनी और एन की पिक्चर्स देखने लग जाता है। लेकिन तभी एन के लैपटॉप में लाइफ फाउंडेशन की एक मेल आती है और एडी उस मेल को ओपन कर लेता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कार्लटन ड्रेक पर एक्सपेरिमेंट में हुई 3 लोगों की मौत का इल्जाम है। वहीं अगले दिन एडी जब कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने जाता है तो पहले तो कार्लटन ड्रेक से रॉकेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर एडी से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि लाइफ फाउंडेशन कैसे काम करती है और तुम लोगों पर कैसे कैसे टेस्ट करते हो। एडी के साथ आई न्यूज रिपोर्टर एडी को ऐसे क्वेश्चन पूछने से मना करती है और कहती है कि हम यहाँ रॉकेट के बारे में क्वेश्चन करने आए हैं। तो एडी कहता है कि मुझे रॉकेट के बारे में बात नहीं करनी, मैं सच जानना चाहता हूँ। तो कार्लटन उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो एडी उसे कहता है कि तुम पर इल्जाम है कि तुम्हारी कंपनी लाशों पर बनी हुई है और तुम्हारे टेस्ट इतने खतरनाक होते हैं कि इसमें लोगों की जान तक चली जाती है और तुम पर 3 लोगों की मौत का इल्जाम है। ये देखकर कार्लटन गार्ड को उन्हें बाहर निकालने को कहता है और उनका कैमरा भी बंद करवा देता है। साथ ही वो एडी के साथ आई रिपोर्टर को इस न्यूज को लाइव न करने के लिए पैसे भी देता है। गार्ड उन सबको बाहर निकाल रहे होते हैं तो कार्लटन एडी को धमकी देता है कि तुम अब नहीं बचोगे। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी को जेक नौकरी से निकाल देता है। वहीं एन को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि एडी को इलीगल केसेस के बारे में एन से ही पता चला है। एडी एन से मिलने आता है, लेकिन एन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, इसीलिए वो एडी को उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस लौटा देती है और कहती है कि आज से हमारा रिश्ता खत्म हो गया और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एडी बहुत ही उदास हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक लाइफ फाउंडेशन में एंटर करता है और ये वही ट्रक होता है जिसमें वो तीनों सिम्बियोट के कैन रखे हुए होते हैं। ड्रेक उन क्रिएचर को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जिसके अंदर राइट सिम्बियोट होता है। वो चलते चलते एक टाउन तक पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक दुकान पर रखी ईल को उठाकर खाने लग जाती है। तो दुकानदार उसे रोककर पैसे मांगने लगता है, तो वो सिम्बियोट अपनी पावर से उस दुकानदार को वहीं मार
देता है। यह देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, लेकिन तभी वो उन सभी को भी मार देता है और फिर वो सिम्बियोट एक ओल्ड लेडी के अंदर चला जाता है। वहीं फिर हमें 6 महीने बाद लाइफ फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर स्कट उन सिम्बियोट पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, क्योंकि उन सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए एक ऐसे होस्ट की जरूरत होती है जो सांस लेता हो, ताकि ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में ये सिम्बियोट जिंदा रह सके। लेकिन कार्टन उसे पूछता है कि सिम्बियोट इन सभी होस्ट के शरीर को क्यों अपना नहीं रहे, क्योंकि अभी तक उन्होंने 35 एनिमल्स पर इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया था, लेकिन किसी भी एनिमल की बॉडी को सिम्बियोट ने नहीं अपनाया। फिर उस रेबिट पर भी सिम्बियोट की बॉन्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। वो सिम्बियोट उस रेबिट से कनेक्ट कर जाता है। यह देखकर ड्रेक बहुत खुश होता है, लेकिन वो डॉक्टर कट से पूछता है कि सिम्बियोट ने सिर्फ इस रेबिट के साथ ही क्यों बॉन्ड बनाया। तो स्कट उसे बताती है कि ये प्रोसेस एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी प्रोसेस है, जिसमें डोनर और रेसिपिएंट कंफर्टेबल होने चाहिए। तो कार्टन कहता है कि हमने सिम्बियोसिस हासिल कर ली है। इसका मतलब यह है कि ये सिम्बियोट ना सिर्फ यहाँ जिंदा रह पाएंगे, बल्कि हम भी स्पेस में जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए वो कट को इंसानों पर टेस्ट शुरू करने को कहता है, तो कट उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी इसमें टाइम है। तो कार्टन कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। यह सुनकर कट काफी परेशान हो जाती है और उसे ड्रे की बात माननी पड़ती है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठा हुआ होता है। वो शराब पीकर घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो मिसेस चेन की शॉप में सामान लेने जाता है। तभी वहाँ एक गुंडा मिसेस चेन को धमकाकर उनके सारे पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता और वो अपने घर चला जाता है। एडी अगले दिन सभी जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं देता और यहाँ तक कि उसे बर्तन मांजने का काम भी नहीं मिलता। एडी काफी परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं हमें लाइफ फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है, जहाँ पर कार्टन गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो आइजैक नाम के आदमी को एक सिम्बियोट के साथ एक कैप्सूल में बंद कर देता है और फिर उस सिम्बियोट को आजाद करवा देता है। वो सिम्बियोट उस इंसान के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वो उसके शरीर में समा जाता है। थोड़ी देर तक तो आइजैक नॉर्मल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिम्बियोट उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि उस सिम्बियोट के सेल आइजैक के सेल से मैच नहीं खा रहे थे। वो सिम्बियोट आइजैक को वहीं तड़पा तड़पा कर मार देता है और फिर उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कार्टन को इंसानों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टेस्ट करने के लिए दूसरे इंसान को लाने को कहता है। डॉक्टर स्कट को ये सब अच्छा नहीं लगता, उसे उन मासूम इंसानों के लिए बहुत बुरा लगता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। इसीलिए वो सबसे छिपकर एडी से एक शॉप में मिलती है। वो उसे बताती है कि मेरा नाम डोरा स्कट है और मैं लाइफ फाउंडेशन में काम करती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एडी लाइफ फाउंडेशन का नाम सुनते ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ड्रेक ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी होती है। स्कट उसे कहती है कि कार्टन ड्रेक अपनी लैब में गरीब लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो सबके सब मारे जा रहे हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम भी तो उसी के लिए काम करती हो, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तो स्कट उसे कहती है कि मैंने ड्रेक पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोगों की भलाई के लिए कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तो बात कुछ और ही है। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तो स्कट उसे कहती है कि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि ड्रेक बहुत ही खतरनाक और सनकी इंसान है जो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एडी उसे कहता है कि मैं सब जानता हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार उसका इंटरव्यू लिया तो अगले ही दिन ड्रेक ने मुझसे वो सब चीजें छीन ली जिसकी मुझे परवाह थी, इसीलिए अब मैं इस मसले में नहीं पड़ सकता। और फिर वहाँ से चला जाता है। वो एन के घर की तरफ जाता है ताकि उससे माफी मांग सके, लेकिन वहाँ एन नहीं होती। तभी एन अपने नए बॉयफ्रेंड डेन के साथ वहाँ आती है। डेन एक डॉक्टर होता है। एडी एन को डेन के साथ देखकर बहुत सैड हो जाता है। एन एडी से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो एडी उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, इसीलिए क्या हम फिर किसी तरह एक हो सकते हैं। तो एन उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। ये सुनकर एडी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। वो ब्रिज पर खड़ा इन सब के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे लाइफ फाउंडेशन कंपनी दिखाई देती है और वो डिसाइड करता है कि वो कार्टन ड्रेक को उसके काले कारनामों की सजा जरूर देगा। और फिर वो डॉक्टर स्कट के दिए हुए नंबर पर उसे कॉल करता है और उसे सब कुछ सच बताने को कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्कट एडी को अपनी कार में छुपाकर लाइफ फाउंडेशन की कंपनी के अंदर लेकर जाती है ताकि उसे सारी सच्चाई बता सके। स्कट एडी को बताती है कि अर्थ पर इंसानों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी हम अर्थ जैसे दूसरे प्लेनेट पर बसने के लिए हजारों साल दूर हैं। मगर फिर भी ड्रेक ऐसे प्लेनेट को ढूंढने के लिए अपने प्राइवेट रॉकेट का
इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पर रहा जा सके। तो एडी उससे पूछता है कि ये सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो लोगों को कैसे मार रहा है। तो उसे बताती है कि ड्रेक ने ऐसे प्लेनेट ढूंढने के लिए एक स्पेसशिप भेजा था और जब वो स्पेसशिप लौट रहा था तो उन्हें एक कॉमेट दिखाई दिया जिसमें शिप के कंप्यूटर ने लाइफ की मौजूदगी दिखाई जहाँ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म थे और हमारा शिप उनमें से कुछ सैंपल को ले आया। तो एडी समझ जाता है कि वो एलियन की बात कर रही है। तो स्कर्ट उसे कहती है कि हम उन्हें एलियन नहीं कहते, हम उन्हें सिम्बियोट कहते हैं, लेकिन वो सिम्बियोट होस्ट के बिना हमारे एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन ड्रेक का मानना था कि इंसान और सिम्बियोट का संगम दूसरे प्लेनेट पर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत मायने रखता है और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इस रिसर्च को करने का कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है, वो बस सिर्फ लोगों की बलि चढ़ा रहा है। तभी उन्हें किसी गार्ड के आने की आवाज आती है तो इसका एडी को उस लैब में भेज देती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, लेकिन वो वहाँ उसे किसी भी चीज को छूने से मना करती है और फिर वो उस गार्ड को उधर जाने से रोक लेती है। वहीं एडी उन सभी कैप्सूल को देखता है जिनके अंदर लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। वो उन सभी की फोटो क्लिक करने लग जाता है। तभी वो वहाँ देखता है कि एक कैप्सूल में एक लेडी बैठी हुई है और वो चिल्लाने लगती है कि मदद करो, और ये वही लेडी होती है जो एडी के घर के पास भीख मांगा करती है। एडी उसे जानता था इसीलिए उसकी मदद करने की कोशिश करता है। वो गेट खोलने के लिए पासवर्ड टाइप करता है लेकिन वो रॉन्ग होते हैं जिससे वहाँ सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है। एडी ये देखकर उस कैप्सूल का गेट तोड़ देता है और गेट के टूटते ही वो लेडी एडी पर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर सिम्बियोट होता है और वो सिम्बियोट उस लेडी के थ्रू एडी के अंदर चला जाता है और वो लेडी वहीं मर जाती है। एडी वहाँ से भागने लग जाता है। कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर एडी को रोकने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एडी के अंदर बहुत पावर आ गई है और वो उन सिक्योरिटी ऑफिसर को वहीं ढेर कर देता है। वो बाहर भागता है तो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर एडी के पीछे पड़ जाते हैं। एडी बाउंड्री तोड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उस सिम्बियोट की वजह से एडी में बहुत पावर आ गई होती है। एडी हर सामने आती चीज को तोड़कर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन एक जगह जाकर उसे चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। लेकिन तभी एडी अचानक से गायब हो जाता है। उन सभी गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आता और सभी जगह एडी को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि एडी तो उस पेड़ के टॉप पर चढ़ गया होता है क्योंकि एडी के अंदर एक सिम्बियोट था, उसका नाम वेनम होता है, जिसकी वजह से वो इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया होता है। एडी फिर घर पहुंचता है जहाँ उसकी हालत बहुत खराब होने लग जाती है। उसे बहुत भूख लगती है और वो इधर उधर से चीजें ढूंढकर खाने लग जाता है जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। वो सुबह उठता है तो उसे वेनम की आवाज सुनाई देने लग जाती है जिससे डरकर वो दीवार से टकरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं हमें लाइफ फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि जो भी कल लैब में घुसा था वो एक सिम्बियोट को अपने साथ ले गया है। ड्रेक उस इंसान का पता लगाने को कहता है क्योंकि ड्रेक के पास अब सिर्फ एक ही सिम्बियोट रह गया था और वो उस सिम्बियोट को एक इंसान पर टेस्ट कर रहा होता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जो जैसे ही होश में आता है तो उसे अपने रूम का ऐसा हाल देखकर कुछ समझ नहीं आता। फिर वो उन फोटोग्राफ को देखता है जो कल उसने लैब में क्लिक की होती है। फिर वो एन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसे वो पिक्चर्स दिखाने लगता है। तभी एन नोटिस करती है कि एडी ने शराब पी हुई है और उसे बहुत तेज बुखार है। तभी एडी बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। वो दूसरों की टेबल से खाना उठाकर खाने लग जाता है लेकिन उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आती क्योंकि सिम्बियोट को जिंदा चीजें खाना अच्छा लगता है। सब लोग एडी की हरकतें देखकर बहुत डर जाते हैं। एडी कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और वो पानी के अंदर बैठ जाता है। मैनेजर एडी की ये हरकतें देखकर पुलिस को कॉल लगाने लगती है तो डैन उन्हें पुलिस को कॉल करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए आप एम्बुलेंस बुलाइए, मैं इसका इलाज करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैन अपने हॉस्पिटल में एडी का एमआरआई कर रहा होता है। वो एमआरआई मशीन को ऑन कर देता है। एमआरआई मशीन की तीखी आवाज से एडी बहुत तड़पने लग जाता है क्योंकि सिम्बियोट को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से प्रॉब्लम होती है। एडी को ऐसे चिल्लाता देख डैन एमआरआई मशीन को बंद करने को कहता है और वो एडी को बाहर निकालता है। एडी वापस से नॉर्मल हो जाता है और फिर एडी वापस से अपने घर चला जाता है। वहीं हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होता है और साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि हम जिस इंसान पर सिम्बियोट का टेस्ट कर रहे हैं वो पहले तो नॉर्मल था और उन दोनों की बॉडी आपस में मैच भी खा रही थी, लेकिन अब वो सिम्बियोट होस्ट के शरीर को अंदर से खा रहा होता है, इसीलिए अब हमें नए होस्ट की जरूरत होगी। वहीं हमें डॉक्टर स्कर्ट को दिखाया जाता है जो जब अपनी लैब में पहुंचती है तो सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि कल रात वही किसी इंसान को लैब में लेकर आई थी और फिर सिक्योरिटी हेड ट्रेस डॉक्टर स्कर्ट को ड्रेक के पास ले जाकर उसे सारी बात बता देता है। वहीं फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर खाना पका रहा होता है कि तभी उसे एन का कॉल आता है और उसे बताती है कि डैन ने जो तुम्हारा टेस्ट किया है उसे पता चला है कि तुम्हारे अंदर एक वायरस चला गया है और डैन उसे कहता है कि हम कल तुम्हें कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे तुम ठीक हो जाओगे।
तभी एडी को अपने अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है जो असल में वेनम बोल रहा होता है। फिर एडी को कुछ होने लग जाता है, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। वहीं हमें डॉक्टर स्कॉट को दिखाया जाता है जो ड्रेक को बता रही होती है कि इन खतरनाक एक्सीडेंट से मैं डर गई थी, इसीलिए मैं उस इंसान को अपने साथ लेकर आई थी। तो ड्रेक उससे पूछता है कि तुम अपने साथ किसे लेकर आई थी, लेकिन डॉक्टर स्कॉट उसे कुछ नहीं बताती। तो ड्रेक उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा दोस्त जिंदा रहे तो तुम्हें मुझे उसका नाम बताना होगा, क्योंकि जो सिम्बियोट तुम्हारे दोस्त के पास है उससे उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे यहाँ लेकर आना होगा ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। और साथ ही उससे प्रॉमिस करता है कि मैं आज से अपना काम का तरीका बदल दूंगा। तो स्कॉट भी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे बता देती है कि मैं एडी ब्रोक को अपने साथ लेकर आई थी। ये सुनते ही ड्रेक उसे धोखा देता है और उसकी लैब में उस सिम्बियोट को छुड़वा देता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जिसके रूम के गेट को कोई नॉक करता है और जब एडी दरवाजा खोलता है तो ड्रेक के आदमी होते हैं। ट्रेस अपने सभी आदमियों को एडी को पकड़ने को कहता है और वो अपने इलेक्ट्रिक गन से एडी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी वेनम एडी की बॉडी से निकलकर उन सभी को मारने लग जाता है और वो एक एक करके उन सभी आदमियों को मार देता है। एडी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वेनम भी उसके अंदर से उससे बातें कर रहा होता है। एडी वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ ट्रेस के और साथी भी आ जाते हैं और वो एडी पर फायर करने लगते हैं। तो एडी खिड़की से वहाँ से भाग जाता है। ट्रेस ये देखकर ड्रेक को कॉल करके सब बताता है और उसे लाइव फुटेज भेजता है। तो ड्रेक ये देखकर बहुत खुश होता है कि एडी ने सिम्बियोसिस हासिल कर ली है और फिर वो ट्रेस को कैसे भी करके उस सिम्बियोट को वापस लाने को कहता है। वहीं एडी जब घर से भाग रहा होता है तो कार की विंडो में देखता है तो उसे वेनम दिखाई देता है। एडी को विश्वास नहीं होता है कि वो सच में है, उसे लगता है कि वो सिर्फ उसका वहम है। तभी वहाँ ट्रेस के डॉन एडी को ढूंढ लेते हैं। ये देखकर एडी बाइक लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। ट्रेस अपनी सारी टीम को वहाँ बुला लेता है और वो सारे फाइटर ड्रोन को एडी के पीछे लगा देता है। वो ड्रोन एडी पर अटैक कर रहे होते हैं। ये देख वेनम बाइक को फुल स्पीड में चलाने लग जाता है और वो दोनों एक एक करके सारे ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ड्रेक भी ये सब देख रहा होता है और वो ट्रेस को कहता है कि एडी किसी भी तरीके से बचकर नहीं जाना चाहिए। तो ट्रेस अपनी सारी कार को एडी के पीछे लगा देता है। वेनम एडी को बचाकर उनसे भाग रहा होता है। एडी भी वेनम की पावर देख बहुत खुश होता है। वेनम फुल स्पीड में बाइक को चला रहा होता है और ट्रेस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन एक जगह जाकर वो दोनों कार एडी को घेर लेती है। लेकिन तभी वेनम उन दोनों कारों को ब्लास्ट करवा देता है। यह देखकर एडी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी सामने से ट्रेस गाड़ी लाकर एडी की बाइक को जोर से हिट कर देता है, जिससे एडी के हाथ पैर टूट जाते हैं। ट्रेस एडी को कहता है कि तुमने मुझे बहुत भगाया है, जितना मुझे आज तक किसी ने नहीं भगाया। लेकिन तभी वेनम अपनी पावर से एडी की सारी टूटी हुई हड्डियां जोड़ देता है और ट्रेस पर अटैक कर देता है। वेनम अब अपने पूरे शेप में आ जाता है और वो ट्रेस को खाने वाला होता है कि तभी वहाँ एक ऑफिसर वेनम पर गोली चला देता है, जिससे वेनम ट्रेस को दूर फेंक देता है और उस ऑफिसर का सर ही चबा जाता है। पुलिस उस पर हमला करने लग जाती है, लेकिन तभी वेनम भागकर पानी में कूद जाता है और फिर वो एडी को नदी के किनारे पर लेकर जाता है। तभी एडी के अंदर से वेनम का फेस बाहर निकल कर आता है और वो उसे बताता है कि मैं वेनम हूँ और तुम मेरे होस्ट हो। एडी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो वेनम उसे कहता है कि मुझे कार्ल्टन ड्रेक के ऑफिस में जाना है। तो एडी उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वेनम उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। एडी उससे पूछता है कि क्या तुम और इंसानों को भी खाओगे। तो वेनम उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि इंसान होते इतने लजीज है, इसीलिए तुम अब मेरी अच्छे होस्ट की तरह खातिरदारी करो और मैं तुम्हें सभी मुसीबतों से बचाऊंगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि रोएट सिम्बियोट जिस ओल्ड लेडी के अंदर होता है वो उसमें से निकलकर एक छोटी लड़की में चला जाता है और अब वो लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं फिर हमें एन को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है। तो उसे डेन का कॉल आता है और उसे बताता है कि एडी के टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं और उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी बॉडी लिवर एबनॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं, इसीलिए तुम्हें उसे जल्दी से यहाँ लेकर आना होगा। एन ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसके पास बचा हुआ आखिरी सिम्बियोट भी मारा गया होता है। वहीं एन एडी से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वो पूरा इलाका पुलिस ने सील कर दिया होता है और ऑफिसर कहते हैं कि हमने इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया है और पूरे शहर में लाशें बिछी हुई है, इसीलिए आपको घर जाना चाहिए। एन ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जो उस न्यूज कंपनी में जाता है जहाँ वो काम करता था, ताकि वो जे को वो सबूत दे सके जो उसने ड्रेक के खिलाफ इकट्ठे किए थे। तभी एडी को एन का कॉल आता है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो एडी उससे मिलने से मना कर देता है और वो उसे अपने आप से दूर रहने को कहता है। फिर वो
बिल्डिंग में जाता है और वो अपने दोस्त रिचर्ड को उसे जेक से मिलवाने को कहता है, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरी नौकरी चली जाएगी। एडी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वेनम उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऊपर जाना ही था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा। और फिर वेनम एडी को सीधे ही बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और फिर वो जेक के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ वो जेक के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि मेरा ये आखिरी काम कर देना। और वो वहाँ अपने मोबाइल को भी छोड़ देता है क्योंकि उसमें ही वो सबूत होते हैं। फिर वेनम एडी को वहाँ से नीचे छलांग लगाने को कहता है, लेकिन एडी को ऊंचाई से डर लगता था, इसीलिए वो लिफ्ट से नीचे जाता है। लेकिन नीचे आर्मी एडी का पहले से ही इंतजार कर रही होती है और वो एडी को अपने हाथ ऊपर करने को कहते हैं। तभी एडी उन्हें कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और फिर एडी वेनम को उन पर हमला करने को कहता है। वेनम अपने शेप में आ जाता है। वो सारे ऑफिसर वेनम पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन वेनम को कुछ नहीं होता और वो एक एक करके सबको मार देता है। एन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो वेनम को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी एडी वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो एन को समझाता है कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि वो सिम्बियोट है जो मेरे ऊपर हावी है। यह सुनकर एन एडी को अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है। वो उसे कार में बैठने को कहती है, लेकिन एडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि तुम्हें वेनम से खतरा है। तो वेनम एडी को कहता है कि मैं इनको कुछ नहीं करूंगा और फिर एडी कार में बैठ जाता है। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। एन उसे कहती है कि डेन को तुम्हारा एमआरआई करना है। तो वेनम एडी को एमआरआई करवाने से मना कर देता है क्योंकि सिम्बियोट को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से प्रॉब्लम होती है। और फिर एडी ये बात एन को बताता है। तो वेनम उसे ये भी बताता है कि हमें आग से भी खतरा होता है। तो एन समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहीं फिर हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो अपने लैब में होता है कि तभी वहाँ एक छोटी लड़की उस लैब में आ जाती है और ये वही लड़की होती है जिसके अंदर रोएट सिम्बियोट होता है। और फिर वो सिम्बियोट ड्रेक पर हमला करके उसके अंदर चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि एन एडी को लेकर डेन के पास जाती है। डेन एडी को कहता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है और जो क्रिएचर तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो वेनम एडी को मन में कहता है कि तुम उसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें अपनी पावर से ठीक कर सकता हूँ। डेन उसे कहता है कि वो तुम्हें अंदर से मार रहा है, इसीलिए तुम्हें आईसीयू में भर्ती होना होगा। वेनम ये सुनकर डेन पर अटैक कर देता है। ये देखकर एन एमआरआई मशीन को ऑन कर देती है जिससे वेनम को उस साउंड से प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो एडी के शरीर से अलग हो जाता है। ये देखते ही डेन वेनम को एक रूम में बंद कर देता है। एडी वेनम को कहता है कि हमारी साथ रहने की डील हुई थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे मार रहे थे। और फिर एडी वहाँ से चला जाता है। डेन एन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है और अब हम इस क्रिएचर का क्या करेंगे। तभी वो देखते हैं कि वेनम वहाँ से भाग गया है। वेनम वहाँ से निकलकर एक डॉग के अंदर चला जाता है। वहीं एडी जब लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है कि तभी ट्रेस वहाँ आ जाता है और वो एडी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वेनम भी ये सब कुछ देख लेता है क्योंकि वो उस डॉग के अंदर चला गया था। फिर वेनम को एन दिखाई देती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ट्रेस एडी को पकड़कर ड्रेक के पास ले जाता है। ड्रेक एडी से पूछता है कि मुझे बता दो वेनम कहाँ है। तो एडी कहता है कि मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है और मुझे पता होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। तभी ड्रेक के अंदर से राइट सिम्बियोट बाहर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो राइट सिम्बियोट उस लड़की से ड्रेक के अंदर चला गया है। राइट एडी से कहता है कि मुझे बता दो कि वेनम कहाँ है, लेकिन एडी उसे कुछ नहीं बताता। तो ड्रेक एडी को खत्म करने को कहता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ड्रेक राइट से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें जिंदा नहीं रख पाया। तो राइट उसे कहता है कि हमारे जैसे लाखों हैं, बस हमें उन्हें स्पेस से यहाँ लाना होगा। तो ड्रेक उसे कहता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेस एडी को मारने के लिए जंगल में लेकर जाता है क्योंकि उसे बहुत ही भयानक मौत देना चाहता था। लेकिन तभी वेनम वहाँ आ जाता है जो एन की बॉडी में होता है और वो ट्रेस के दोनों आदमियों को मार देता है। फिर वो ट्रेस का सर चबा जाता है और फिर वेनम वापस से एडी के अंदर चला जाता है। वेनम एडी को बताता है कि ड्रेक के अंदर जो सिम्बियोट है वो राइट है। तो एडी उससे पूछता है कि ये राइट कौन है। तो वेनम उसे बताता है कि राइट हमारी टीम का लीडर है और हथियार चलाने में वो बहुत माहिर है। वेनम वहाँ जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी एन भी साथ चलने को कहती है, मगर वेनम उसे साथ चलने से मना कर देता है। वहीं हमें ड्रेक को दिखाया जाता है जो रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा होता है ताकि वो स्पेस में जाकर और भी सिम्बियोट को ला सके। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है जिसे वेनम कहता है कि हमें राइट को रोकना होगा, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ों को धरती पर लेकर आ जाएगा और फिर वो इंसानों पर राज करेंगे। तो एडी उसे कहता है कि तुम भी तो यही चाहते हो ताकि तुम इंसानों को खा सको। तो वेनम उसे कहता है कि अब मेरा इरादा बदल गया है और अब मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा है क्योंकि मैं मेरे प्लेनेट पर तुम्हारी तरह लूजर था, लेकिन यहाँ मैं बॉस हूँ, इसीलिए अब हम दोनों को साथ मिलकर राइट को रोकना होगा। फिर वो दोनों रॉकेट की तरफ निकलते हैं। वहीं फिर हमें ड्रेक को
दिखाया जाता है जिसकी टीम रॉकेट को चेक कर रही होती है, लेकिन ड्रेक उन्हें चेक करने से मना करता है और फिर वो खुद रॉकेट को एक्टिवेट कर देता है और रॉकेट अगले 5 मिनट में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक साइंटिस्ट रॉकेट को लॉन्च होने से रोकने लगता है। ड्रेक को इसके बारे में पता चल जाता है और रायट अपने पूरे शेप में आकर उसे मार देता है। सब रायट से डरकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर रायट रॉकेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेनम भी वहाँ पहुँच चुका होता है। एडी रायट को देखकर डर जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा और खतरनाक होता है। एडी वेनम को कहता है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम उसे हरा दोगे? तो वेनम उसे कहता है कि ये वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है, इसलिए हमारी जीतने की उम्मीद 0% है। फिर वेनम रायट को रोकने के लिए जाता है। रायट वेनम को भी अपने साथ होने को कहता है, लेकिन वेनम उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो रायट वेनम पर अटैक करने लग जाता है। वेनम उसके हर वार से बचता जाता है और वो भी रायट पर अटैक करता है, जिससे रायट समझ जाता है कि उसका होस्ट ताकतवर है, लेकिन वो उसे कहता है कि फिर भी तुम उससे नहीं जीत सकते। और फिर रायट वापस से उस पर अटैक करने लग जाता है। वेनम उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी रायट अपनी बॉडी से स्पाइक निकालकर वेनम को इंजर्ड कर देता है और फिर वो उसे बहुत मारता है। वहीं हमें एन को दिखाया जाता है जो एडी और वेनम की मदद करने के लिए लाइफ फाउंडेशन में पहुंच चुकी होती है और वो भी ये सब कैमरों की मदद से देख रही होती है। वहीं रायट वेनम को एडी से अलग करके उसे खाने ही वाला होता है कि तभी एडी वापस उठकर वेनम को बचा लेता है और वापस से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रायट वेनम और एडी को भी अपने अंदर समा लेता है, जिससे वो और बड़ा और ताकतवर हो जाता है और फिर वो रॉकेट के ऊपर चढ़ने लग जाता है। एन को ये बात पता थी कि सिम्बियोट को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो वहाँ बहुत तीखी आवाज में साउंड को ऑन कर देती है, जिससे रायट और वेनम वापस से अलग हो जाते हैं और वो अपने अपने होस्ट से भी अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर एडी और ड्रेक आपस में लड़ने लग जाते हैं। एडी ड्रेक को मारकर नीचे फेंक देता है, लेकिन तब तक उसे वापस से अपना सिम्बियोट मिल चुका था और फिर रायट वापस से ऊपर आकर एडी के सीने में शॉट घुसा देता है, जिससे एडी वहीं गिर जाता है। वहीं रायट रॉकेट के ऊपर चढ़ने लग जाता है और वो रॉकेट के अंदर चला जाता है। वहीं एडी मर रहा होता है, लेकिन तभी वेनम वापस से उसके पास आता है और वो एडी को वापस से ठीक कर देता है। रॉकेट लॉन्च हो जाता है, लेकिन तभी वेनम उस रॉकेट पर चढ़ जाता है और वो उस शॉट से रॉकेट के टैंक को चीर देता है, जिससे रॉकेट वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में रॉयट और ड्रेक दोनों जलकर वहीं मर जाते हैं क्योंकि सिम्बियोट एक्सट्रीम हीट को सहन नहीं कर सकते थे। वहीं वेनम पर भी इसका असर हो जाता है और वो एडी को गुड बाय कहता है और फिर वो एडी के चारों ओर शील्ड बनाकर एडी को बचा लेता है, लेकिन उसमें वेनम खुद मारा जाता है और एडी पानी के अंदर गिर जाता है और सेफली बच जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी और एन दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एडी एन को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहता है। एन एडी से कहती है कि मुझे वेनम की मौत का अफसोस है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा होता है क्योंकि वेनम एडी से मन में बातें कर रहा होता है। एन भी समझ जाती है कि एडी उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन तभी एडी उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। फिर एडी चलते चलते वेनम से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हर किसी इंसान को नहीं खाओगे, तुम बस उसी इंसान को मारोगे पीटोगे जो बहुत बुरे होंगे और तुम कभी कभी ही बुरे इंसानों को खाओगे। फिर एडी मिसेस चेन की शॉप में जाता है क्योंकि वेनम को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, इसीलिए वो वहाँ चॉकलेट खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ वापस से वही गुंडा आ जाता है जो बार बार मिसेस चेन को धमकाकर उनसे पैसे वसूला करता था। वेनम एडी को कहता है कि वो बुरा आदमी है। फिर वेनम अपने पूरे शेप में आकर उस गुंडे पर अटैक कर देता है और उसे कच्चा ही पूरा खा जाता है। मिसेस चेन ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और वो एडी से पूछती है कि ये क्या है, तो एडी उन्हें बताता है कि मुझ में एक कीड़ा है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें वेनम 2 मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडी एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने जाता है जिसका नाम क्लेट्स होता है। क्लेट्स उसे कहता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा और हर जगह कत्लेआम करूंगा जिसे कहते हैं कार्नेज।